ओके, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, और ये चैप्टर 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन की कुछ मूल अवधारणा। ठीक है, जो क्या चीज़ पढ़ेंगे आज 10वां टॉपिक है। क्या पढ़ेंगे? रस समीकरण मिति, जिसको स्टाइकियोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टाइकियोमेट्री, ये वर्ड है ग्रीक। ठीक है, जिसका ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग अगर निकालें तो ये होता है स्टाइकियोन प्लस मेट्रॉन। स्टाइकियोमेट्री दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, स्टाइकियोन और मेट्रॉन। ठीक है, ये वर्ड कौन सा है? स्टाइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड है। क्लियर है? अब इसमें स्टाइकियोन का मतलब होता है तत्व और मेट्रॉन का मतलब होता है गणना। तो सिंपली क्या समझ आ रहा है? रस समीकरण मिति से तत्वों की गणना करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण में हम लोग यही सीखेंगे कि तत्वों की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो स्टाइकियोमेट्री की परिभाषा की बात करते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री क्या होती है या रस समीकरण मिति क्या होती है? किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जैसे A प्लस बी से हम बना लिए C प्लस डी, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के मध्य जो संबंध दिखाते हैं उसी को बोलते हैं रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्लियर है? क्या बोला मैं? किसी भी संतुलित, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के मात्राओं के मध्य जो संबंध आता है उसी को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति बोलते हैं। क्लियर है? एक बार और पूरा शुरू से, और एक काम करते हैं वर्डिंग के साथ करते हैं। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं प्रॉपर वर्डिंग। ओके, तो रस समीकरण मिति क्या होता है? सबसे पहले तो स्टाइकियोमेट्री जो इंग्लिश वर्ड है इसका, वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका तोड़ेंगे दो भागों में तो क्या बन जाता है? स्टाइकियोन प्लस मेट्रॉन। जिसका मतलब क्या होता है? स्टाइकियोन का होता है तत्व और मेट्रॉन का होता है गणना। मतलब क्या हुआ? तत्वों की गणना करना। तो रस समीकरण में बेसिकली हम लोग जो करेंगे वो क्या है? तत्वों की गणना ही करेंगे। ठीक है, चलो तो रस समीकरण होता क्या है? इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। क्लियर है? एक बार और कर लेते हैं। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों के मात्राओं के बीच, अभिकारकों व उत्पादों के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसी को क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे रस समीकरण मिति में जिसमें न्यूमेरिकल रहेगा, और वो न्यूमेरिकल नीट जेई के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो रस समीकरण मिति गुणांक, ये रस समीकरण मिति के अंदर एक टॉपिक आता है रस समीकरण मिति गुणांक, और हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे वो इससे रिलेटेड रहेगा। ये तो डेफिनेशन है। क्लियर है? चलो तो रस समीकरण मिति गुणांक या स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी संतुलित समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों से पहले जो संख्यात्मक मान होती है, जो संख्याएं होती है, उसे रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। जैसे ये वाला देखो, तो एग्जाम्पल एक लिख दिया हूं। इसमें अगर मैं बोलूं CH4 की रस समीकरण मिति गुणांक क्या चीज है, तो इसके सामने जो गुणांक होगा ना वही इसकी रस समीकरण मिति गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो इस CH4 की रस समीकरण मतलब स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना होगा? इसके सामने कितना गुना है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 का रहता है तो इसका हो जाएगा 1। O2 ऑक्सीजन का स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या रहेगा? देखो O2 के सामने क्या लगा है? 2, तो इसका रहेगा 2। यहां पास देखो CO2 के सामने क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1, स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट रहेगा 1। और यहां पास H2O के सामने कितना लगे है? 2, तो स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो जाएगा 2। देखो एक चीज और, ये गुणांक अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या को बताता है। अभी पिछले वाला जस्ट टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग यहाँ मोल की बात किए थे, मोल की संख्या निकाले थे। सेम वही यहाँ पास भी मोलों की संख्या के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पास कितना मोल है, CH4 का कितना मोल है, 1 मोल है, O2 का कितना मोल है, 2 मोल है, H2O का कितना मोल है, 2 मोल है, और CO2 का कितना मोल है, 1 मोल है। उनकी संख्या के बारे में बात करते हैं मोल में। क्लियर है? चलो, तो ये होती है रस समीकरण मिति और ये रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, तो ये वाली चीज अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये थ्योरी 11th के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अभी वो नीट या जेईई मेंस के बेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट में तो थ्योरी ही पूछेगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी नीट की बात करें तो उसमें थ्योरी ही आता है, लेकिन न्यूमेरिकल पूरे के पूरे किसमें चले जाते हैं, जेईई मेंस वाले में। ठीक है, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसको मिस नहीं करना। क्लियर है? चलो, तो रस समीकरण मिति से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो रस समीकरण मिति से रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे फर्स्ट क्या है, 72 ग्राम H2O अणु में के लिए ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दे दिया है क्या, 72 ग्राम H2O अणु बनाना है मेरे को, उसके लिए O2 और H2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। ठीक है, जिसमें भी सेम टाइप के न्यूमेरिकल के, यहां पास भी ऑलमोस्ट एकदम सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहां पास हम लोग तुलना करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण से। पिछला वाला जो मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना जो हमने पढ़ा है, उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं, जिसमें किसी रासायनिक समीकरण की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पास डायरेक्टली मोल की संख्या निकाला जा सकते हैं। लेकिन यहां पास देखो पर्टिकुलर, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, यहां पास क्या आने वाला है, जैसे मैं लाया 1 गिलास पानी है, मेरे पास 1 गिलास पानी है और 500 ग्राम शुगर है। ठीक है, 1 गिलास पानी है और 500 ग्राम शुगर है। ठीक है, मेरे को शक्कर पानी बनाना है, पीने के लिए नॉर्मली शक्कर पानी और 1 नींबू ले लेते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, पहले शक्कर और पानी बस को मिलाना है। ठीक है, तो 1 गिलास पानी में, 1 गिलास पानी में कितनी शुगर की मात्रा मिलाऊंगा, मेरे पास 1 ही गिलास पानी है और 500 ग्राम ही शक्कर है। अब मेरे पास जितना है उतना मिला दूंगा क्या, जैसे 500 ग्राम शक्कर है, 500 ग्राम पूरा मिला दूंगा क्या, नहीं। मेरे 1 गिलास अगर मीठा पानी बनाना है, 1 गिलास मीठा पानी बनाना है, तो मैं इसके हिसाब से लगभग 50 ग्राम के आसपास ही शक्कर यूज करूंगा, बाकी के 450 ग्राम यूज नहीं करूंगा। यहां पास हम लोग वही चीज सीखेंगे कि H2O के 72 ग्राम बनाने के लिए केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कितनी कितनी मात्रा चाहिए, मतलब 1 गिलास शक्कर पानी बनाने के लिए मेरे पानी की कितनी मात्रा चाहिए, एकदम फिक्स वैल्यू, और शक्कर की कितनी मात्रा चाहिए, ये चीज यहाँ पास हम लोग देखेंगे। वहां पास थोड़ा सा अलग था, आप अगर मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो मोल कॉन्सेप्ट एक बार पीछे जाके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लगेगा आपको, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही लगेगा कि यहाँ पास क्या दिखेगा, रासायनिक समीकरण दिखाई देगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप वो जाके एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पास हम लोग बात करेंगे एकदम फिक्स डाटा की, मेरे 1 गिलास अगर शक्कर पानी बनाना है तो उसके लिए कितना पानी चाहिए और कितना शक्कर, मेरे पास भले ही किसी चीज की मात्रा ज्यादा रहे, अब मेरे पास पानी इतना ही है, उसके हिसाब से 50 ग्राम ही यूज कर सकता हूँ, जबरदस्ती 500 ग्राम को नहीं मिलाऊंगा कि मेरे पास शक्कर है करके। क्लियर है? तो ये वाला बेस रहेगा रस समीकरण मिति में, और इस मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन सेम पैटर्न में आएंगे, इसलिए आप एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन में डिफरेंस करना समझ आएगा। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो जो हमारा स्टैंडर्ड जो मोल कॉन्सेप्ट में सीखे थे, स्टार्ट वहीं से करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारा न्यूमेरिकल में यहाँ पास क्वेश्चन में जो परफेक्ट समीकरण बनेगा, बैलेंस इक्वेशन बनेगा, उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या H2 और O2 से मिलकर क्या बनाना है, H2O, तो यहाँ पास लिख दिया H2 प्लस O2 से हमको क्या बनाना है, H2O बनाना है। H2 और O2 से क्या बनाना है, H2O बनाना है। ठीक है, तो देखो बैलेंस करो, तो सबसे पहले यहाँ पास ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ पास कितनी है, 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पास 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पास ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखो तो यहाँ पास कितना हो गया, 2 दूने 4, और यहाँ पास कितना है 2, तो यहाँ पास 2 का और गुना कर दो, और सब के सब गैसियस फॉर्म में। क्लियर है? ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। अब गुणांक क्या कहता है, इसके सामने जो संख्या लगी रहती है यहाँ पास,
ये जो सामने रहती है यही क्या है, स्टाइकियोमेट्री गुणांक या मोलों की संख्या। ये क्या प्रदर्शित करता है, मोलों की संख्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो हम स्टैंडर्ड लिखने वाले हैं वो स्टैंडर्ड को लिखेंगे ही। चलो देखो, जो स्टैंडर्ड प्रीवियस क्लास में लिखते थे वही सेम लिखेंगे। यहां पास कितना मोल H2 है, 2 मोल H2 बराबर, मोल बराबर कितना होता है, 2 की जगह 2 है, मोल बराबर क्या होता है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 H2 अणु। कोई दिक्कत है क्या? देखो वहां पर जो प्रीवियस किए थे ये 2 नहीं दिख रहा था सामने में, ये वाला 2 नहीं दिख रहा था, ये 2 तो दिख रहा था। उसमें क्वेश्चन में पूछा था 2 मोल के लिए निकालो, 4 मोल के लिए, 6 मोल के लिए। यहां हमको खुद समझना है इक्वेशन देख के कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल क्या करना है करके। ठीक है, तो यहां पास देखो 2 मोल क्यों लिया हूं, यहां पास 2 मोल H2 क्योंकि H2 के सामने स्टाइकियोमेट्री गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 मोल H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणित मोल का मान कितना होता है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 H2 अणु। कितना मोल हो जाएगा इसका द्रव्यमान कितना होगा, एक H2O का एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है खाली है, एक हाइड्रोजन का एक, यहां पास टोटल कितनी हाइड्रोजन है, H2 का 2 हो गया और 2 सामने और गुना, तो टोटल कितना ग्राम हो गया, 4 ग्राम H2 देखो एक बार और, यहां पास क्या लिखा है 2H2 लिखा है ना, 2 अपने जगह है, इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इंटू यहां पास 2 का मल्टीप्लाई 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा ना, वही यहां पास लिखते हैं। ठीक है, ऐसी सेम बाकी सबके लिए भी कर देंगे। अब O2 के कितने मोल है, देखो यहां पास 2 मोल H2 के लिए हैं, क्लियर है, यहां पास इक्वेशन से समझ आ रहे हैं। O2 के कितने मोल लेंगे, यहां पास कुछ भी चीज का गुना नहीं, मतलब 1 का रहता है, तो 1 मोल O2 ले लेंगे। ठीक है, यहां पास क्या हो जाएगा 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 O2। अब यहां पास मैंने किसी भी चीज का गुना नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहां पास 2 मोल था तो 2 का गुना क्यों, यहां पास 1 मोल है तो 1 का गुना करता, लेकिन 1 का गुना दिखाने से कोई मतलब नहीं है, संख्या वही चाहेगी। ठीक है, चलो अब O2 की द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन O2 ही है तो O2 की द्रव्यमान क्या होती है, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है कितना 16, तो यहां पास कितने हैं 2 परमाणु हैं। ठीक है, O2 अणु किससे मिलकर बना है, 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए 2 का गुना 32। क्लियर है, चलो अब अगला वाला लास्ट वाला और देख लेते हैं। स्टैंडर्ड एक और क्या दिया है, H2O, कितना मोल H2O है 2 मोल, करेक्ट। चलो 2 मोल की जगह 2 की जगह 2 लिखेंगे, मोल की जगह हमको क्या पता है 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 H2O। कितना ग्राम होता है H2O, एक H2O के लिए बात करें, ठीक है, 2 के लिए निकालेंगे। एक H2O के लिए कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन गुना 2 धन, ऑक्सीजन का होता है 16, हल करेंगे 18 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 16 18। ये तो एक H2O अणु के लिए है, यहां पास कितने H2O अणु है, 2 अणु हैं, तो इसमें गुना 2 कर दो तो आ जाएगा 36 ग्राम H2। ठीक है, अब यहां पास अच्छे से समझना क्वेश्चन, जो यहां पास हमने स्टैंडर्ड देखा है ये वाला, वो पूरा का पूरा कहां से देखें, मोल कॉन्सेप्ट से देखें, वहां पास हमने पढ़ रखा है ये वाला चीज कॉन्सेप्ट, लेकिन यहां पास जो सामने 2 मोल 2 मोल 1 मोल जो संख्याएं आई है वो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से आएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण से आएगा। ठीक है, यहां पास जबरदस्ती से या क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे उम्मीद करेंगे तो नहीं दिया रहेगा। क्लियर है, चलो तो ये वाला हमको स्टैंडर्ड किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए, जिससे हम ये इक्वेशन बना के क्वेश्चन स्टार्ट करें। यही पता नहीं रहेगा तो यहां पास हम लोग कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। पहला स्टेप रस समीकरण मिति के न्यूमेरिकल का पहला स्टेप ही है कि उसका इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन बनाओ। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहां पास क्या पूछा है, 72 ग्राम H2O अणु के लिए O2 व H2 का द्रव्यमान क्या होगा। देखो तो यहां पास 36 ग्राम H2O का दे दिया है, 36 ग्राम H2O में O2 के लिए द्रव्यमान कितना होता है, 36 ग्राम H2O के लिए देखो O2 का कितना होता है 32 ग्राम होता है, और 36 ग्राम H2O के लिए हाइड्रोजन H2 का द्रव्यमान कितना होता है 4। यहां पास जो दिया है ना 2 H2O जो बना रहे, यहां पास मैं 1 गिलास शक्कर पानी बना रहा था, वो यही है 1 गिलास शक्कर पानी,
उसके लिए कितनी हाइड्रोजन लगी, मतलब शक्कर लगी और पानी लगी, ऐसे समझ लो। क्लियर है? तो हमारे पास कितना ग्राम, 36 ग्राम, 36 ग्राम H2O बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है? 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए रहते हैं। तो 1 ग्राम के लिए निकाल लेते हैं, फिर 72 ग्राम के लिए निकालेंगे। देखो 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 4 बटे यहाँ 36 गुना में इधर आके भाग। कितना ग्राम के लिए निकालना है? 72 ग्राम के, दोनों तरफ 72 का गुना कर दो। 72 ग्राम H2O से हमको क्या मिल जाएगा? देखो तो 4 बटे 36 तो अपने जगह है ही, गुना 72। सॉल्व कर दो, 36 एकम 36 दूने 72, 4 दूने 8 ग्राम H2। सिंपल एकदम। देखो यहाँ पास फिर से वापस रिवाइज करते हैं। यहाँ पास क्या चीज़ चाहिए? अगर मेरे को 72 ग्राम H2O अणु बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा क्या, 8 ग्राम H2 अणु लूंगा। ठीक है, अब किसकी बारी है? O2 बनाना है। O2 कितने ग्राम चाहिए? ठीक है, चलो देखो यहाँ पास 36 ग्राम, वापस से देखो वही सेम 36 ग्राम H2O। हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है? 36 ग्राम H2O में कितने ऑक्सीजन बन जाते हैं? 32 ग्राम O2 के अणु बन जाते हैं। हमको कितना चाहिए? पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं। 1 ग्राम H2O के लिए क्या हो जाएगा? 32 बटे 36 ग्राम O2। यहाँ 36 गुना में था, इधर जाके भाग। हमको कितना के लिए चाहिए? 72 ग्राम के लिए चाहिए। तो 72 ग्राम के लिए यहाँ पास 72 ग्राम H2O बराबर 32 बटे 36 तो है ही, इधर 72 का गुना तो इधर भी 72 का गुना ग्राम O2। फिर से देखो 36 एकम 36 दूने और 32 दूने 64 ग्राम O2। क्लियर है? हमको हाइड्रोजन की कितनी मात्रा चाहिए? H2 की कितनी मात्रा चाहिए रहेगी? 8 ग्राम H2 चाहिए रहेगी और 64 ग्राम O2 चाहिए रहेगा। देखो यहाँ पास O2 और H2 दोनों को जोड़ के देखो तो 72 ग्राम बनता है कि नहीं बनता है? 8 ग्राम और 64 ग्राम, 64 और 8 कितना होता है? 72। इन्हीं दोनों को जोड़ रहे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमने क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान रहेगा अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान रहेगा। यहाँ पास R है, वही चीज। देखो तो H2 की कितनी ग्राम लेनी है? 8 ग्राम। O2 की कितनी लेनी है? 64 ग्राम। दोनों को जोड़ के देखो कितना ग्राम बनता है? 72 ग्राम जो हमें चाहिए वही बन जाता है। सिंपल है। तो अगर ग्राम में यहाँ पास मेरे पहले वाला पता है 8 ग्राम निकल जाएगा, तो 72 में दूसरे एक माइनस करके निकाल भी सकता हूँ। मेरे अगर O2 का चाहिए रहता, O2 की मात्रा चाहिए रहती, तो टोटल कितना मात्रा बनाना है? 72 बनाना है, जिसमें से H2 की मात्रा कितनी है? H2 की मात्रा 8 है। माइनस कर देते तो हमको ऑक्सीजन का मिल जाता। देखो तो 64 ग्राम। सिंपल है ना? ठीक है, यहाँ पास बस देखो सेम कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है सेम, एकदम सेम ही है। बस डिफरेंस कहाँ पास है? ये एक इक्वेशन आ जाती है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आप ध्यान देना, यहाँ पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो किस में बनाए, ये वाला। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी मोल कॉन्सेप्ट की। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4 मोल H2O अणु के लिए कितने मोल O2 व H2 के अणु चाहिए? अभी पास यहाँ पास क्या है? H2O का मोल दे दिया है और मोल में ही O2 और H2 को बताना है कि कितना कितना मोल चाहिए। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ग्राम दे दिया था और ग्राम में ही पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पास भी सेम सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे। H2 और O2 से बनेगा H2O, सभी क्या? गैस फॉर्म में। अब देखो तो यहाँ पास कितनी O2 है? 2, तो यहाँ पास भी बैलेंस करने के लिए 2। 4 हाइड्रोजन हो गया तो इधर भी 4 कर दो, तो ये हो गया 4। क्लियर है? अब चलो स्टैंडर्ड लिखते हैं, वापस से सेम है। ठीक है, 2 मोल H2 बराबर 2 गुणित 6.023 क्रॉस 10 to the power 23 H2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो, 2 क्रॉस H2 का कितना होता है? एक हाइड्रोजन के एक होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो 2 गुणित 2 4 ग्राम H2।
क्लियर है? यहाँ पास देख लो, यहाँ पास कितना ग्राम आएगा, 4 ग्राम ही आएगा। अगला निकालेंगे क्या, 1 मोल O2 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 O2 इक्वल टू कितना ग्राम हो जाता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम O2। अगला दिया है 2 मोल H2O, कितना हो जाएगा, 2 गुनी 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 OH2O इक्वल टू H2O का कितना होता है, देखो हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18, 18 दूने 36 ग्राम H2O। ये हमारा एकदम स्टैंडर्ड है। क्लियर है? ये चीजें आपको, ये बात तो समझ आ गई ना, यहाँ पास 2 मोल क्यों लिखे हैं, 1 मोल क्यों लिखे हैं, 2 मोल क्यों लिखे हैं करके। ठीक है, ये कहाँ से आता है, 2 मोल 1 मोल 2 मोल, बैलेंस्ड इक्वेशन से आता है। H2 के सामने 2 है तो हमने भी H2 के सामने 2 मोल लिखे हैं, O2 के सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 छुपा रहता है तो 1 मोल लिखे हैं, और H2O के सामने 2 लिखे हैं तो हमने भी लिख दिया है। क्लियर है? चलो तो अब करते हैं, वहाँ पास क्वेश्चन में क्या दिया है देखो तो, 4 मोल H2O, तो हमको पता है 2 मोल H2O के लिए अणु की संख्या मोलों में निकालनी है ना। ठीक है, तो 2 मोल H2O के लिए कितना मोल ऑक्सीजन लगता है, कितना मोल हाइड्रोजन लगता है, देखो तो 2 मोल H2O के लिए 2 मोल H2 लगते हैं। ये स्टैंडर्ड है, यहीं से ही लेना है, 2 मोल H2O से 2 मोल H2 ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, पहले यहाँ पास से एक इक्वेशन लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड से लिखेंगे। 2 मोल H2O के लिए मेरे 2 मोल H2 चाहिए ही रहता है, तो यहाँ पास कितना मोल के लिए चाहिए, 4 मोल के लिए। तो स्टेप फॉलो करते हैं, 1 मोल के लिए पहले निकालते हैं, 1 मोल H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, इधर 2 भाग में इधर आके, सॉरी गुना में इधर आके भाग, मोल H2, हमें कितना मोल, 4 मोल H2O के लिए चाहिए, गुना कर दो, 2/2 अपने जगह, इधर 4 का गुना, मोल H2, 2 और 2 कट गया, कितना बचा, 4 मोल H2। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं। अगला वाला निकालते हैं, किसके लिए, O2 के लिए। वापस से देखो तो 2 मोल H2O के लिए, 2 मोल H2O के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 1 मोल O2 चाहिए रहते हैं। तो यहाँ पास 1 मोल H2O के लिए कितना चाहिए रहेगा, 1 मोल H2O के लिए 1/2, 2 गुना में इधर आके भाग, मोल O2। यहाँ पास देखो तो अब कितने मोल के लिए निकालना है, 4 मोल, तो 4 से गुना कर दो, 4 मोल H2O बराबर 1/2 तो है ही, 4 का गुना मोल O2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4, 2 मोल O2। ठीक है, देखो यहाँ पास अब हमें 4 मोल H2O चाहिए, तो 4 मोल H2O के लिए क्या क्या होना चाहिए, 4 मोल H2 होना चाहिए और 2 मोल O2 होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पास हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा के यहाँ पास देखो तो कितना बनाना है हमको, 2 मोल बनाना है। डाउट में क्या हो गए, यहाँ पास इसका 4 मोल ले रहे हैं सर, यहाँ पास 2 मोल ले रहे हैं सर, तो इससे 6 मोल क्यों नहीं बना। यहाँ पास मोल की बात, द्रव्यमान संरक्षण की नियम द्रव्यमान के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान निकालते तो यहाँ पास इक्वल ही आता, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। लेफ्ट हैंड साइड में भी 72 ग्राम आया था, तो राइट हैंड साइड में भी 72 ग्राम ही आया था। यहाँ पास लेकिन अणुओं की संख्या भार अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अगर द्रव्यमान की बात करें तो यहाँ पास भी जितना लेफ्ट हैंड साइड में द्रव्यमान होगा उतना ही राइट हैंड साइड में भी द्रव्यमान होगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पास 4 मोल H2O के लिए कितना मोल चाहिए, 4 मोल H2 चाहिए और 2 मोल O2 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो तो 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए कार्बन व ऑक्सीजन की द्रव्यमान क्या होगी। वापस से सबसे पहला स्टेप रस समीकरण मिति से, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो वापस से स्टैंडर्ड लिखते हैं, सभी का 1-1 मोल दिखाई दे रहा है, बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन बैलेंस है। ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2, कार्बन 1, कार्बन 1।
क्लियर। चलो, तो यहाँ पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल क्या है ऑक्सीजन है, और 1 मोल क्या है CO2 है। देखो यहाँ पास थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट बोलने का मतलब क्या चीज है कि जो चीज की जरूरत है वही चीज बस लिखेंगे। यहाँ पास देखो तो क्या चीज लिखा है 22 ग्राम CO2, तो हम लोग जो द्रव्यमान है वही लिखेंगे। बीच में हम लोग मोल यहाँ पास जो 6.023 नहीं लिखेंगे, उस यहाँ पास बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पास भी जरूरत नहीं था, इसको नहीं भी लिखते तो भी चलता। ठीक है, ये टाइम वेस्टिंग है, लेकिन स्टैंडर्ड की बात करें तो यही लाइन आप याद रखना। इसीलिए मैं मोल कॉन्सेप्ट में भी पूरा बताया था और यहाँ पास भी पूरा बता रहा हूँ। लेकिन अब आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी टाइम बचानी है, तो आप ये वाला मेथड करना। क्लियर है। चलो देखो, 1 मोल कार्बन के लिए, 1 मोल कार्बन के लिए कितना द्रव्यमान चाहिए रहता है, द्रव्यमान ही निकालना है ना। तो 1 मोल कार्बन के लिए कितना द्रव्यमान होता है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, यहां से देख लेते हैं कार्बन का द्रव्यमान। ठीक है, कार्बन का द्रव्यमान एक कार्बन का होता है 12 और एक ही है, तो यहां पास हो जाएगा 12 ग्राम, नो डाउट। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो यहां पास लिखेंगे 32 ग्राम O2। CO2, अब दोनों को मिला के यहाँ दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ पास आ जाएगा आंसर, लेकिन अलग निकालना चाहते हो तो अलग भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है तो 32, दोनों को जोड़ेंगे। देखो 12 और 32 को ही जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 12 और 32, 44 ग्राम CO2। अब क्वेश्चन में चले जाओ, क्या बोल रहे हैं 22 ग्राम CO2 बनाने के लिए। हमको पता है 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए रहता है, और 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 12 ग्राम कार्बन चाहिए रहता है। कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड पता है सर, 44 ग्राम CO2 के लिए क्या पता रहता है हमको, 32 ग्राम O2 पता है। हमको कितने ग्राम के लिए निकालना है, 22 ग्राम के लिए। सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पास 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, 1 ग्राम CO2 के लिए कितना चाहिए, 44, इधर गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, और यहाँ पास जितना ग्राम के लिए निकालना है 22 ग्राम के लिए, तो 22 का दोनों तरफ गुना, 32/44 तो है ही 22 का गुना। सॉल्व कर देंगे, 22 से कम 22, 22 दूने 44, 2 एकम 2, 16। क्लियर है। तो हमको कितना ग्राम, 16 ग्राम O2 चाहिए होगा। दूसरी बात, 44 नहीं, हाँ 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होते हैं। 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन होते हैं। 1 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा, 12/44 ग्राम कार्बन हो जाएगा। देखो यहाँ 44 फिर से गुना भाग में दे दिया है, दोनों तरफ 22 ग्राम का गुना कर देते हैं। 22 ग्राम के लिए जिसके लिए निकालना है उसका गुना करना ही पड़ेगा। 12/44 अपने जगह है गुणित 22 ग्राम कार्बन। 22 एकम 22 दूने 44, 2 एकम 2 छक्के, तो यहाँ पास कितना ग्राम आ जाएगा, 6 ग्राम कार्बन आ जाएगा। सिंपल, ठीक है ना, एकदम सिंपल है ना। हमको देखो टोटल जोड़ के देखो तो 16 और 6 कितना हो गया, 22। कार्बन कितना चाहिए, 6 चाहिए। ऑक्सीजन कितना चाहिए, 16 चाहिए, और दोनों जोड़ेंगे तो हमको 22 ग्राम मिल ही जाएगा। सिंपल है। देखो यहाँ पास बहुत सारी ट्रिक है, आपको अगर स्टैंडर्ड पता है तो यही पास से निकाल सकते हो। 22 ग्राम CO2 सॉरी 44 ग्राम CO2 पता है, यहाँ पास कितना ग्राम पता है, 44 ग्राम। और किसके लिए निकालना है, 22 ग्राम के लिए। 44 से 22 क्या करेंगे कि 22 आ जाए, 44 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पास भी 2 का भाग दे दो, यहाँ पास को भी 2 का भाग दे दो, इसको भी स्टैंडर्ड बोलेंगे। यहाँ पास 2 को भाग देंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, 22 ग्राम के लिए हमको क्या चाहिए, 22 ग्राम CO2 के लिए 16 ग्राम O2 चाहिए और 6 ग्राम कार्बन चाहिए। देखो यहाँ पास से भी आंसर आ गया। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के अगर आप शॉर्टकट निकालेंगे तो ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस है, आपका प्रैक्टिस है, तो आप ये वाला भी छोड़ सकते हैं, इस स्टेप को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर है, चलो। हेलो, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
8 ग्राम H2O और 32 ग्राम O2 से कितना ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, यहाँ पास देखो H2 की मात्रा दे दी है और O2 की मात्रा दे दी है, इन दोनों को मिला के हमको क्या बनाना है, H2O बनाना है। इसको सबसे पहले समझने के लिए देखो, सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल लिए थे यहाँ पास शक्कर और पानी का, वही चीज़ है। ये देखो जो दोनों मात्रा दे दी है ना, उसको वहाँ पास के एग्जाम्पल में सपोज करो कि एक शक्कर है और एक पानी है, उसकी मात्रा खुद ब खुद पहले से दे दी है। इसका सपोज दे दिया है 500 ग्राम और इसका दे दिया है, और एक ही गिलास लेते हैं वापस से, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पास पानी के हिसाब से शक्कर को यूज करेंगे कि शक्कर के हिसाब से पानी को यूज करेंगे। जैसे शक्कर की मात्रा 500 ग्राम है तो 500 ग्राम के हिसाब से पानी डालेंगे, या पानी हमारे पास एक गिलास है उसके हिसाब से शक्कर डालेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? देखो एक बार फिर से समझो। जैसे कि मेरे पास एक ही गिलास पानी और शक्कर 500 ग्राम ही है और शक्कर पानी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पानी एक गिलास है, कम है, तो इसके हिसाब से ही शक्कर डालूंगा ना। अब ये थोड़ी ना कि मेरे पास शक्कर की मात्रा बहुत ज़्यादा है मैं पूरे डाल देता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे ना। ठीक है, नॉर्मली क्या करेंगे, देखो यहाँ पास हम लोग जो पानी की मात्रा है, जिसकी मात्रा कम रहती है उसके हिसाब से बनाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पास आपको समझ आ गया होगा खुद से क्या करना है। ठीक है, जैसे अब 50 ग्राम शक्कर दे दिए हैं और यहाँ पास आपको 500 लीटर वाटर दे दिया है, पानी। 500 लीटर टैंक, एक टैंक आता है ना बहुत बड़ा वाला, ठीक है, तो सिंटेक्स में देखे होंगे आप 500 लीटर का। ठीक है, वो टैंक वाटर है, उतना भरा हुआ है, इतना बड़ा टैंक में 500 लीटर पानी भरा हुआ है और आपके पास सिर्फ 50 ग्राम शुगर है। आपको मीठा पानी बनाना है, क्या करोगे, उस पूरे एक टैंक में 50 ग्राम शक्कर को डाल देंगे, मीठा हो जाएगा, यही नहीं ना। ठीक है, क्या करेंगे, वहां पास से एक गिलास या आधा गिलास, जैसे भी हमारे पास जो कम क्वांटिटी शुगर है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ से पानी 500 लीटर में से थोड़ी सी पानी पिक आउट करेंगे, इसके हिसाब से। क्लियर है ना? तो यहाँ पास एक्चुअल में क्या चीज समझ आ रहा है, डिपेंड किस पे रहता है, कम मात्रा पे। यहाँ पास पानी कम है तो शक्कर को कम डालेंगे, यहाँ पास शक्कर कम है तो पानी कम यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा बना दें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो हमको क्या देखनी पड़ती है, कम मात्रा को देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से बनाते हैं दूसरी वाली। ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहां पास भी आएगा, इसलिए ये वाला आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 से कितना H2O बनेगा। ठीक है, हमारे पास मात्रा कितनी कितनी दे दी है H2 और O2 की, 8 ग्राम और 32 ग्राम। क्लियर है? चलो तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन H2 प्लस O2 से बनेगा H2O। बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यही क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पास स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, किस में निकालना है, देखो ग्राम में निकालना है, तो वापस से क्या, इसको मोल को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ये कितना मोल H2 दिया है, 2 मोल H2 दिया है। यहाँ पास कितना मोल है, 1 मोल ऑक्सीजन है और यहाँ पास 2 मोल H2O है। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, क्या निकालना है, ये मोल में दिया है, ग्राम में निकालना है हमको भी। यहाँ तो ग्राम को भी लिख लेते हैं। कितना ग्राम हो जाएगा ये H2O का, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पास H2 है तो 2, सामने 2 का गुना, टोटल 4 ग्राम H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन। H2O का कितना हो जाएगा, देखो तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 18 और 2 है तो 18 दूने 36 ग्राम H2। क्लियर है? ये हमारा स्टैंडर्ड आ गया जो चाहिए था। ठीक है, अब हमें हमारा 8 ग्राम H2 दिया है, उससे पानी बनाना है, तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 8 ग्राम से H2 बनाना है, तो हमारे पास पानी की कितनी मात्रा है, 4 ग्राम H2 से कितना ग्राम बन जाता है, 36 ग्राम H2O बन जाते हैं। 4 ग्राम H2 चाहिए रहता है 36 ग्राम पानी बनाने के लिए। ठीक है, 4 ग्राम ही H2 चाहिए रहेगा 36 ग्राम, ये हमारा स्टैंडर्ड बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड बोल रहे हैं ये चीज।
क्लियर है? तो यहां पास क्या हो जाएगा, 1 ग्राम H2, 4 का गुना उधर जाके भाग, कितना के लिए निकालना था, कितना ग्राम H2 है, 8 ग्राम H2 है। तो 8 ग्राम H2 के लिए क्या निकल जाएगा, 36/4 तो है, गुना 8 और कर दो, सॉल्व करेंगे कितना ग्राम आ जाएगा, 8 2 बार जाएगा 8 4 से, और 36 दूने 72 ग्राम H2O। देखो समझो इसमें 8 ग्राम H2 अगर मेरे पास है, H2 की मात्रा 8 ग्राम है, तो हम लोग 72 ग्राम H2O बना सकते हैं। अभी एक ही कंडीशन चेक की है, दूसरा बाकी है। दूसरा क्या बोलता है देखो, तो दूसरा वाला 32 ग्राम O2 से कितना ग्राम बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमको 32 ग्राम O2 से, स्टैंडर्ड दिया है ना 32 ग्राम, क्वेश्चन नहीं है ये वाला, क्वेश्चन से नहीं ले रहे हम लोग, स्टैंडर्ड से ले रहे हैं। 32 ग्राम O2 से कितना ग्राम बनता है, 36 ग्राम H2O बनता है। और निकालना कितना था, 32 ग्राम के लिए निकालना था, तो इसको और सरल नहीं करेंगे, 32 ग्राम के लिए 36 ग्राम ही आता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास किसकी मात्रा ज्यादा है, H2O। अगर 8 ग्राम H2O है मेरे पास, 8 ग्राम H2O है, तो उससे मैं 72 ग्राम पानी बना सकता हूं। लेकिन हमारे पास तो O2 की मात्रा सीमित है, 32 ही है। 32 ग्राम से क्या बना सकते हैं, केवल 36 ग्राम ही बना सकते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन से केवल 36 ग्राम ही ऑक्सीजन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। अगर मैं पानी की मात्रा H2 की मात्रा ज़्यादा है, उसके हिसाब से 32 ग्राम बनाना चाहूँ H2O को, H2 की मात्रा 8 ग्राम है, उसके हिसाब से 72 ग्राम बनाना चाहूँ, तो 72 ग्राम के लिए हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन की मात्रा तो केवल 32 ग्राम ही है ना। ठीक है, तो ये 32 ग्राम के हिसाब से तो हमारा 36 ग्राम ही बनेगा। तो यहां पास आप समझो 32 ग्राम O2 प्लस H2 की मात्रा नहीं पता, से हम क्या बना सकते हैं, 36 ग्राम H2O बना सकते हैं। 32 ग्राम से कितना बना सकते हैं, 36 ग्राम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से पीछे चले जाओ। ठीक है, क्या समझ आता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जितना द्रव्यमान होगा उतना राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का टोटल कितना है 36, और लेफ्ट हैंड साइड का कितना है 32, और इसमें कितना ऐड करेंगे 36, आ जाएगा 4 ग्राम। तो हमारे पास अगर 36 ग्राम बनाना है तो हाइड्रोजन का होना चाहिए द्रव्यमान 4 ग्राम और ऑक्सीजन होना चाहिए 32 ग्राम। ऑक्सीजन तो पूरी मात्रा में है, लेकिन हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन 4 ग्राम चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम है, यहाँ पास 8 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम दिया हुआ है। तो ज़्यादा मात्रा किसकी है, हाइड्रोजन की। तो हम लोग आधा हाइड्रोजन को रखेंगे और आधा को यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं वापस से। कुछ सब्जी बना रहे हो आप, कोई भी सब्जी बना रहे हो, 1 किलो नमक खरीद के लाए हो, एक पैकेट अभी ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन करेंगे इस सब्जी बना रहे हो उसमें। तो क्या ये सब्जी जो बना रहे हैं, 4 लोग का खाना बन रहा है, उसमें सब्जी बन रहा है, इस 4 लोग के खाना में क्या पूरे नमक को डाल देंगे, नमक की मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, डाल देते हैं, नहीं करेंगे ना। ठीक है, उसके हिसाब से ही मात्रा डाली जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जितना खाना है उसके हिसाब से ही नमक डालेंगे। जो चीज ज्यादा मात्रा में रहती है वो बच जाती है। देखो नमक 2-3 चुटकी बस डालेंगे, बाकी नमक तो बचा का बचा रहेगा ना। वैसे यहाँ पास क्या करेंगे, 8 ग्राम हाइड्रोजन अगर दिया रहेगा तो 36 ग्राम H2O बनाने के लिए 4 ग्राम को तो मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, 4 ग्राम को तो यूज कर लूंगा, लेकिन 4 ग्राम H2 हमारा बचा रहेगा, उसको यूज नहीं करेंगे यहाँ पास 32 ग्राम बनाने के लिए। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। यहाँ पास का जो 2 एग्जाम्पल बताया था, टैंक वाला, टैंक पानी शक्कर वाला, वो अगर समझ आ गया तो यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और यहाँ पास जो एग्जाम्पल देखे थे उसको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो ये वाला हो गया 4th नंबर क्वेश्चन डन। नेक्स्ट है 5th नंबर, क्या लिखा है पढ़ो तो। Fe2O3 के 1 किलोग्राम अपचयन से प्राप्त आयरन Fe की मात्रा निकालो।
क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला है, Fe2O3 को अपचयन करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे, Fe को बाहर करेंगे, ठीक है, मेटल को अलग करेंगे, उसी को बोलते हैं अपचयन। वहां पास से Fe की कितनी मात्रा निकलेगी उसको बताना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, Fe2O3 का H2 के प्रेजेंस में अपचयन होके Fe प्लस H2O बनेगा। बैलेंस करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 6 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई देखो तो क्या क्या चीज़ कमी ज़्यादा, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, यहाँ पास भी ऑक्सीजन की 3 है, Fe की मात्रा 2 है, तो यहाँ पास 2 का गुना कर दो, बस सिंपल। सभी तरफ देख लो एक बार, फिर से काउंट कर लेते हैं। Fe की मात्रा 2, इधर भी Fe की मात्रा 2 ही है, ऑक्सीजन की मात्रा 3, ऑक्सीजन की मात्रा 3, हाइड्रोजन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 6, एकदम ठीक है। अब वापस से देखो, चलो तो स्टैंडर्ड, हमको कितना कितना मोल पता है इसका, 1 मोल, इसका कितना पता है 3 मोल, इसका 2 मोल और इसका 3 मोल। किलोग्राम में दिया, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 1000। किलो का मतलब होता है भैया 1000, ग्राम की जगह ग्राम है, के जहां पास दिखाई दिया किलोमीटर, किलोग्राम, किलो जो दिखाई दिया उसका मतलब होता है 1000, ग्राम की जगह ग्राम लिखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पास निकालते हैं। और द्रव्यमान के बारे में बात किया गया है, तो वापस से हम लोग अणुओं की संख्या 6.023 क्रॉस 10⁻23 को नहीं लेंगे, डायरेक्ट द्रव्यमान पे आते हैं, ठीक है। तो Fe2O3 का द्रव्यमान कितना होता है, Fe2O3 का द्रव्यमान कितना होता है, देखो यहाँ पास Fe आयरन का होता है, एक आयरन का होता है 56, यहाँ पास 2 है तो 2 का गुना, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन है 3 का गुना, कितना हो जाएगा देखो 56 दूने 112 प्लस 16 तिया 48, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 160। तो यहाँ पास कितना ग्राम आ गया, 160 ग्राम। क्लियर है? चलो अब दूसरा क्या निकालना है, H2 का तो पता ही है, ऐसे ही बोल लोगे, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल यहाँ पास कितना है 6, तो यहाँ पास आ जाएगा 6 ग्राम। यहाँ पास आयरन का कितना होता है, देखो आयरन का बताया मैं 56, कितना आयरन है यहाँ पास 2 आयरन है, और 56 का दुगुना कितना होता है 112 ग्राम। ऑक्सीजन सॉरी H2O पानी का देखें 18 ग्राम होता है, कितना पानी है 3, तो 18 गुनी 3, 18 तिया 54 ग्राम। गलती हुई है कि नहीं हुई है कैसे देखेंगे, देखो तो यहाँ पास इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर आना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से अभिक्रिया के पहले जो द्रव्यमान रहेगा, अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पास 160 और 6 166, 112 और 54 166। क्लियर है? चलो तो आगे अब कर सकते हैं। हमारे पास क्या निकालना है, 1000 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से Fe की मात्रा निकालनी है। मतलब किस किस वर्ड से है, Fe2O3 और Fe से है, ठीक है। हमको क्या पता है 160 ग्राम Fe2O3 से Fe की कितनी मात्रा मिल जाती है, 112 ग्राम Fe मिल जाती है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। हमको 1 ग्राम का यहाँ पास निकाल लेंगे, 1 ग्राम Fe2O3 में कितना निकलेगा 112, 160 इधर आके भाग, कितना ग्राम के लिए चाहिए देखो तो 1000 ग्राम के लिए, दोनों तरफ 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 112 डिवाइडेड बाई 160 तो था ही, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो तो 1010 से कट गया, 16 का टेबल 112 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, 16 सत्ते 112 और 7 गुणित 100 कितना होता है 700 ग्राम Fe, ठीक है। क्वेश्चन में वापस चले जाओ, क्या बोलता है 1 किलोग्राम Fe2O3 के अपचयन से हमको 700 ग्राम Fe की मात्रा मिलेगी। क्लियर है? ये बहुत सिंपल था, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज जो 5 न्यूमेरिकल के हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद 2-3 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2-3 न्यूमेरिकल आप कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पास लिख दूंगा, वो आप कर लेना। तो इतने न्यूमेरिकल आपका प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पास मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, जिससे आप और भी न्यूमेरिकल नेट से सर्च कीजिए, आपके पास बुक है वहाँ पास सर्च कीजिए, ठीक है। तो वहाँ पास से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए अगर आप जेई मेंस वाले हैं तो, ठीक है। जेई मेंस के बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यही नहीं, जितने भी अभी चैप्टर कवर होगा उसके अंदर जो न्यूमेरिकल आएगा सब के सब न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चल तो आपके लिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। हेलो, ओके, तो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोडियम क्लोराइड के 5.85 ग्राम को सिल्वर नाइट्रेट की अधिकता में क्रिया कराने पर सिल्वर क्लोराइड की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करने हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्लस करने हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और जो उत्पाद बनेगा उसका बैलेंस इक्वेशन पहले बनाना है। उसके बाद जो सिल्वर क्लोराइड का 5.85 ग्राम दिया है उससे हम किसकी मात्रा निकालेंगे, सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है, चलो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, और सिल्वर क्लोराइड निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 ग्राम एथेन का पूर्ण दहन होता है। एथेन का क्या हो जाता है, पूर्ण दहन मतलब जल जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आवश्यक O2 का आयतन व प्राप्त CO2 का आयतन निकाले। आयतन, अब आयतन की बात नहीं किए थे, आयतन यहाँ पास आप देख लो। इसी के लिए कार्बन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2 से CO2 बनता है यहाँ पास के लिए। हम लोग पहला वाला के लिए जो स्टैंडर्ड लिख रहे थे, अगर ये गैस है, ठीक है, तो गैस में एक मोल, कोई भी गैस, कोई भी टाइप के गैस, जैसे एक CO2 गैस के बारे में बात करता हूँ, एक मोल C गैस हो गया, कार्बन गैस हो गया, एक मोल O2 गैस हो गया, एक मोल CO2 गैस हो गया। अगर गैस की बात करते हैं और इसमें आयतन निकालते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो आयतन होती है 22.4 लीटर। जो हम लोग स्टैंडर्ड जो लिख रहे थे, 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 बराबर द्रव्यमान की बात कर रहे थे। उसके बाद एक और ऐड कर लेना बराबर करके, कितना लीटर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर आयतन, किसके, कार्बन के। सेम यहाँ पास भी होगा, 1 मोल है तो अगर यहाँ पास 2 मोल रहता तो 2 का गुना कर देते हैं आयतन। तो आयतन यहाँ पास पूछा था, आपको एक छोटा सा चीज ऐड करना पड़ेगा, वो क्या है, यहाँ पास 22.4 लीटर। क्लियर है, आगे ऐड करके आप होप सो बना लेंगे। क्लियर है, चलो किसी अभिक्रिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में H2 के 10 ग्राम N2 से क्रिया कर NH3 के कितने आयतन बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लास्ट में ये चीज ऐड करना होगा। ठीक है, यहां पास मैं एक के लिए लिख देता हूं, जैसे कार्बन के लिए लिखना था, हम लोग क्या लिखते थे अभी तक, 1 मोल कार्बन बराबर 6.023 × 10⁻23 कार्बन बराबर, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम कार्बन, ये लिखते थे ना। इसमें और ऐड कीजिए क्या, 1 मोल है, 1 मोल है तो 1 का गुना करके 22.4 लीटर आयतन, इसका, कार्बन का। ये स्टैंडर्ड अभी आप लिखना। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 ग्राम से आयतन निकालना है। तो यहां पास 10 ग्राम का है, ग्राम वाला, ग्राम से आयतन, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहता तो ये थोड़ा अलग है, यहां पास कार्बन लिए हैं, ठीक है, आपके समझने के लिए है। 12 ग्राम कार्बन के लिए कितने लीटर चाहिए, 22.4 लीटर आयतन चाहिए रहता है कार्बन के लिए। यहां पास समझ आ गया ना, ठीक है। तो वैसे यहाँ पास 10 ग्राम के लिए निकालने बोले, 10 ग्राम के लिए कैसे निकालते, कार्बन के 10 ग्राम के लिए कैसे, 12 को इधर भाग दे देते पहले, फिर दोनों तरफ 10 और 10 का गुना करते हैं। सिंपल है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं किए हैं, लीटर वाला, आयतन वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पास कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए बस, फिर आप किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, चलो तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है, आप कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो।